आवाज आ रही है? चेक करो आंसर। फर्स्ट का आंसर, क्रोमोसोम किस में विजिबल होंगे? न्यूरॉन डिवाइड करता है, तो फिर क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे? क्रोमोसोम कौन से सेल में दिखते हैं? जो सेल डिवाइड करता है। क्या न्यूरॉन डिवाइड करता है? नहीं, तो उसमें क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। दूसरा, डीएनए सब में प्रेजेंट होता है। वायरस जो है उसमें आरएनए हो सकता है, सभी तरह की चीजों में डीएनए प्रेजेंट होता है। हाँ बेटा, ठीक है। नहीं, क्रोमेटिन दिखेगा। ठीक है, प्रोकैरियोट है। स्ट्रेप्टोकोकस भी प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया में प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते। सही है। और कोई डाउट किसी को? बेटा पूछ लिया करो। आइए जल्दी आइए, जल्दी पूछो। नहीं पूछेगा कोई? अच्छा, तुम्हें ऑल क्यों नहीं होगा बेटा? डीएनए सब में होता है। अच्छा, क्रोमेटिन विजिबल इन, इसमें क्रोमोसोम दिखेंगे। सही है। ई कोलाई में आपको क्रोमेटिन नहीं दिखता, तो फिर आ जाएगा स्किन सेल। समझ में आया? जल्दी बैठो। ठीक है। फोर्थ, विच इज नॉट विजिबल टुगेदर इन सेल। ईआर और गोल्जी साथ दिख सकते हैं, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस दिख सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम नहीं दिख सकते। रीजन क्या है कि डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियोलस नहीं होता। यदि कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो उसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता। यदि न्यूक्लियोलस नहीं है तब उसमें आपको क्रोमोसोम दिख सकते हैं। तो अगर क्रोमोसोम दिखेगा तो न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, किसी को डाउट? चले आगे। ठीक है, मैं कुछ चीजें रिवाइज कर रहा हूं, फटाफट से बताना कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, पहले पेज पे जो बेसिक लिखा है उसको एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, रिवाइज करेंगे ताकि हम आगे से टॉपिक को पकड़ सके। ठीक है, एक वीक का गैप रहता है तो उससे कई बार आप चीजें भूल जाते हो, और इस वीक में एनी हाउ सेल साइकिल बढ़िया से तैयार करना है सबको। ठीक है, फर्जी प्लानिंग बंद कर दो। मैं बार बार आपको लोगों को बोल रहा हूं, आप में से हैबिट्स अब तक डेवलप हो जानी चाहिए कि सुबह मैं इस टाइम उठता हूं तो इस समय पढ़ता हूं। ठीक है, बेस्ट तो ये होता है कि जब आप यहां आते हो उससे कम से कम 2 घंटे पहले उठा करो, ताकि आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ रिवाइज जरूर कर लिया करो जो कल हुआ था। उससे आपको क्लास में ज्यादा समझ आएगा। ये टेस्टेड बात है, ऐसा होता है। ठीक है, कॉपी कम से कम देख लो, क्योंकि क्या होगा जब आप सुबह आ जाते हो 10, 15, 20 मिनट पहले कॉपी खोलते हो तो बगल वाला कहता है बड़ा होशियार बन रहा है ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम भी रहती है कि आप उसके सामने नहीं पढ़ते, तो आप खुद से घर पे एक बार देख कर आया करो। सही है, ये सुबह का काम है। इवनिंग में अपने टाइम फिक्स कर लो। प्रॉब्लम होती है खाने की, वो अपना मैनेज करो, पर सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 5-6 घंटा आपके पास होना चाहिए। किताब लेके बैठना सेल्फ स्टडी नहीं होता है। क्लियर है? डेली आपके टारगेट्स होने चाहिए, मुझे ये काम करना है। वीकली टारगेट्स होने चाहिए, मंथली टारगेट्स होने चाहिए। समझ आ रहा है? और ये टारगेट आप खुद से बनाओ, उनको पूरा करो। क्यों नहीं हो रहे, टीचर से बात करो। क्लियर? सही है? क्लियर है भाई? कहां घूम रहे हो तुम लोग? जल्दी बैठो, आओ इधर देखो। हाँ भाई, प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। लिखना कि कुछ नहीं है, सिर्फ सुनो। सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, नेकेड है। नेकेड का मतलब, ठीक है, हिस्टोन्स हैं उसमें? नहीं, हिस्टोन्स नहीं होते। डबल स्टैंडर्ड है? यस सर। यूकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियस। इंटरफेज में होगा तो क्या दिखेगा? क्रोमेटिन। एम फेज में होगा तो क्रोमोसोम दिखेगा। तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए है उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। यस। यूकैरियोट का डीएनए, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं, हिस्टोन्स, उसके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकती हैं, और उसके आसपास कुछ आरएनए हो सकता है।
इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन। क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन। अगर मुझे क्रोमोसोम देखना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी होगी, तब मुझे क्रोमोसोम दिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो मुझे क्रोमोसोम कब दिखेंगे? जब सेल का एम फेज होगा। क्रोमेटिन कब दिखेगा? G1 में, S में, G2 में। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई फेज वगैरह नहीं होते। G1 S G2 M फेज हमारे पास प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। कोई डाउट पूछो। पहली स्लाइड क्लियर है? आपने लिखा हुआ है, जिन्होंने नहीं लिखा कॉपी करके लिखिए, पर यहां तक आपने लिखा था, स्टार्टिंग की बातें करी थी जब हमने। दूसरा, सेल डिवीजन क्या दोनों में होता है? प्रोकैरियोट यूकैरियोट में? बिल्कुल होता है। सही है। क्रोमेटिन हमारे पास विजिबल होता है किसमें? यूकैरियोट में। यस, यूकैरियोट्स में। ठीक है, क्लियर है। और ये विजिबल होता है इंटरफेज में। यस, यहां तक कोई डाउट? एक ही बात है भाई, क्रोमेटिन विजिबल होगा यूकैरियोट्स में। कब? इंटरफेज में। आप सेम लाइन में भी लिख सकते हो। क्रोमोसोम विजिबल होगा कब? एम फेज में। भाई यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के इंटरफेज में विजिबल होगा। यहां तक कोई डाउट है? बोलो। लास्ट, फर्स्ट क्लास है तेरी? हाँ, ठीक है। तो ऐसी नजरों से देख रहा है जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा, बता तो सही। हाँ भाई, सभी तरह के सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्लास में टाइम से आया करो भाई, क्लास स्टार्ट होने के बाद। सही है। दूसरा, लार्ज साइज सेल और स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज है, लार्ज साइज हो या स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, सब किससे बना है? सेल डिवीजन से। ठीक है। अ सिंगल सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है किसमें? दो डॉटर सेल में, जो दोबारा ग्रो करके डिवाइड करता है। ये पहली पेज पे लिखा हुआ उसमें। ठीक है, सही है। छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, सभी सेल डिवीजन से बने हैं। वो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और दो सेल बनाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, क्लियर? लिखना कुछ नहीं है, पहले सुन लो, क्योंकि जहां से आपको लास्ट छोड़ा था वहीं से आगे पढ़ा रहा हूं, पर मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है। नाउ, सेल डिवीजन के लिए ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसमें सेल का डीएनए डबल होगा, सेल के चीजों को बनाएंगे, किसको किसको बनाएंगे बेटा? कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे, कुछ ऑर्गेनल्स बनाएंगे, और उसको डिवाइड करेंगे दो सेल में जो इंटैक्ट जीनोम हो। कैसा जीनोम हो? इंटैक्ट। इंटैक्ट का क्या मतलब है? जो बिना टूटा हुआ है। सही है। तो सेल साइकिल की अगर मैं फीचर की बात करूं, ये डेफिनेशन है बेटा सेल साइकिल की। ये क्या है? डेफिनेशन है। ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब किसके बाद क्या होगा ये फिक्स है। ये जीन्स के कंट्रोल में होता है। इसमें साइटोप्लाज्म बढ़ता है, पर डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिक फेज में होता है, जिसे हम एस फेज कहते हैं। ये चारों पॉइंट सबको याद है? लास्ट हमने पढ़े थे। सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। ठीक है। कब होता है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल है। साइटोप्लाज्म उसका लगातार बढ़ता रहता है, और डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में होता है। कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। सारे के सारे फेज जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, और सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये हमने दो फेज में डिवाइड किया था। एम फेज को हमने क्या बोला था? एम फेज में सेल डिवाइड करता है, उसमें कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। लगभग 5% टाइम होता है। सही है। ह्यूमन सेल इन कल्चर कितने घंटे में डिवाइड करता है? ईस्ट कितने में डिवाइड करता है? 90 मिनट में। जीवन को अगर 24 घंटे का टाइम है, तो 8 से 12 जीवन है। सही है। G2 कितना है? एस कितना है? 6 से 8। G2 3 से 4, और M 1 घंटे का। 95% टाइम कौन लेता है? इंटरफेस। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल तैयारी कर रहा है डिवाइड करने की। सेल न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में बहुत बड़े बदलाव नहीं करता। किसमें? इंटरफेज में। इंटरफेज किसे कहते हैं? G1 S G2। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव एम, देखो मेरी बात सुनो, यहां से लेकर दोबारा यहां तक मैं आया, इसे इंटरफेस कह रहे हैं।
इसका मतलब दो एम फेज के बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस कह रहे हैं। क्लियर है, बोलो, ये चीज क्लियर है। अब इस स्लाइड पे लिखी हुई कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, याद नहीं है, प्लीज पूछो, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बोल बेटा। बेटा रेस्टिंग फेज का मतलब यहां पर यह है कि एज कंपेयर टू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, हम एम फेज से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, रेस्टिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल तैयारी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। किस चीज की तैयारी कर रहा है, डिवाइड करने की। सही है, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। रेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तैयारी कर रहा है डिवाइड होने की। क्लियर है। कुछ और पूछना चाह रही थी, बता बेटा। कोई और पूछना चाह रहा है, प्लीज पूछिए और बताइए। भाई पूछ लो। देखो मेरी बात सुनो, मैं हर वीक तुम्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं हो सकता, और तुम्हें भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम 4 मई को है, उसी दिन खुश हो लेना एक बार, ठीक है? है, हाँ पेपर सुबह खुश रहूंगा ना, वो तो शाम में तू बताएगा नंबर, उसके हिसाब से फिर देखेंगे हम। ठीक है। हाँ, फिर आ गए तुम इसी पे। चलो आओ, ये वाले में कोई डाउट है पहले बता दो। बस भाई बस बस, बात ना करो अपने आप। अब हम लोग G2 की बात करेंगे, ठीक है? हमने ये दो चीजें शायद पढ़ ली थी। G2 की बात करनी है ना, यहां तक पढ़ लिया था, है यही पढ़ा था? हाँ बोल बेटा। जी नॉट फेज इंटरफेज में मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी नॉट फेज, अभी मैं आऊंगा उस पर, जी नॉट फेज एक ऐसा सेल होता है जिसने डिवाइड करना बंद कर दिया है, ठीक है, पर वो परमानेंट भी नहीं हुआ। नॉर्मली अगर कोई सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, आराम से बेटा, नॉर्मली यदि कोई सेल डिवाइड करना बंद कर देता है तो वो क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। पर जी नॉट फेज का मतलब एक सेल है परमानेंट नहीं हुआ। परमानेंट क्या होता है भाई, एक तो उसका शेप फिक्स हो जाना, रोल फिक्स हो जाना, उसे हम कौन सा सेल बोलते हैं, परमानेंट। परमानेंट होने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए, डिफरेंशिएशन। कौन सा प्रोसेस चाहिए, डिफरेंशिएशन। सही है, क्लियर? उस पर हम बात करेंगे, अभी जी नोट पे आएंगे। पर जी नोट जो है वो एक तरीके से इंटरफेस का पार्ट मान सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। चलें इसमें, यहां तक हमने पढ़ लिया था। जीवन फेज में ग्रोथ होता है, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो क्या होगी, डिक्रीज। क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। अगर किसी चीज में डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो नेट वैल्यू डिक्रीज होगी। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है। दूसरा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव समझ में आता है, सेल के अंदर एंजाइम काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। और चेक पॉइंट का क्या मतलब होता है, जब तक तैयारी ना हो जाए हम अगले फेज में नहीं जाते। तो जीवन से एस में यहां एक चेक पॉइंट होता है, एक चेक पॉइंट हम यहां पढ़ेंगे, और तीसरा एम में होता है। 3 चेक पॉइंट आपको अलग से बताएंगे, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो, एक चेक पॉइंट जीवन से एस में होता है। अब एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है, उसके साथ सेंट्रियोल डबल होता है, सिर्फ किसमें, एनिमल सेल में। और कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। हिस्टोन नाम की प्रोटीन भी हम एस फेज में बनाते हैं, और यूक्रोमेटिन पहले डबल होता है एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर है? ये लास्ट हमने पढ़ा था। नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या होता है मैं तेरे को समझाता हूँ, सुन। पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलता था, उस स्टेटमेंट को दोबारा बोलूंगा और आप मुझे बताना वो क्या सही है। देखो, एस, ध्यान सुनेंगे, एस सेल एंटर इनटू एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, एज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट सेल एंटर इनटू एस फेज। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। एज सेल एंटर इनटू एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, मतलब जैसे ही सेल एस फेज में एंटर करता है डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है एज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट सेल एंटर इनटू एस फेज। दूसरी वाली ज्यादा सही है। रीजन क्या है कि एस फेज का सिंपल मीनिंग यह है कि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है एस फेज में आ गया, ठीक है? अब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होगी वो ऑटोमेटिकली G2 में आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहां चेक पॉइंट चाहिए ही नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि मैंने क्या किया, मैंने पहला चेक पॉइंट
क्यों लगाया कि मैं डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करूंगा, या मैं, आप अगर ध्यान से सोचो, सेल कब डिसाइड करता होगा कि मुझे अब डिवाइड करना है? एस फेज की एंट्री के जगह पे। अगर एक बार सेल एंटर कर गया एस फेज में, तो उसकी मजबूरी है उसको डिवाइड करना, क्योंकि उसके पास ये डीएनए था। एस फेज में एंटर करने का मतलब है उसने ये डीएनए जो है ना, उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया, बीच में नहीं छोड़ सकता वो, क्योंकि थोड़ा तो रेप्लिकेट हो गया। तो एक बार जब उसने डीएनए रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ये उसके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि वो डिवाइड करेगा कब, ये डिसाइड कब करेगा? एस फेज की एंट्री पर। तो वो उसने डिसाइड कर लिया मैं डिवाइड करूंगा, इसका मतलब उसने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी तो फिर वो पूरी होती है, और जैसे ही ये पूरी हो गई वो ऑटोमेटिकली जी2 में आ जाता है। इसीलिए चेक पॉइंट एस से जी2 में नहीं होते, चेक पॉइंट जीवन से एस में क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक बार वो किस में चला गया? एस फेज में चला गया, देन सेल हैज टू डिवाइड, वो रुक ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोई चीज, जैसे आप कहते हो ना भाई, चाय बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपने पानी गर्म करके उसमें कुछ सामान डाल दिया, अब तो चाय बनेगी। अब ऐसा तो नहीं कर सकते 2 दिन बाद बनाएंगे, सिर्फ पानी होता, ठीक है ठंडा हो जाएगा फिर गर्म कर लेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से। तो यहां पर कोई चेक पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होगी वो ऑटोमेटिकली किस में आ गया? जी2 में आ गया। अब क्या है, कुछ तैयारी इंपॉर्टेंट करनी होती है जी2 में एम में जाने के लिए, मतलब सेल को डिवाइड करने से पहले कुछ प्रोटीन्स चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए सेंट्रियोल बनाने के लिए, सॉरी सेंट्रियोल कह रहा हूं, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। तो अगर वो प्रोटीन बनना पूरा ना हो तो सेल को एम में नहीं जाना चाहिए, इसलिए चेक पॉइंट यहां लगाते हैं। बाकी एक चेक पॉइंट यहां एम फेज में होता है, वो हम देखेंगे, वो होता है मेटाफेज से एनाफेज के बीच में। ठीक है, उसमें क्या होता है मैं बताता हूं। उसमें हम पढ़ेंगे कि जब तक सारे क्रोमोसोम सेंटर में ना आ जाएं, हम एनाफेज में नहीं जा सकते। रीजन क्या है आप समझो ध्यान से, आप ये बात मैं बताता भी हूं, एम फेज में भी बताऊंगा। एम फेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में ऐसे सेंटर में आ जाते हैं और सब पे स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि कभी आप स्कूल में पिकनिक में गए होगे, ठीक है, तो कैसे ले जाते हैं? सभी बच्चों को पहले स्कूल बुलाते हैं, फिर वहां से सब लोग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुबह के समय वो सबको पहले घर से उठाएंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेम टाइम पर निकल नहीं पाएंगे। तो जब तक क्रोमोसोम सारे सेंटर पे ना आ जाए, उनको बीच में से अलग करना शुरू नहीं करते। इससे क्या नुकसान होगा बताता हूं। मान लो ये सेल है, ध्यान से सुनना, इस सेल में एक क्रोमोसोम यहां है और एक यहां है। अगर मैं इनको बीच में से अलग करके, ये वाला जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर और ये लेट पहुंचेगा, तो टाइम सेम रखना है उनको। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हो? इसलिए एक चेक पॉइंट यहां होता है, टोटल 3 चेक पॉइंट होते हैं। एक होता है जीवन से एस, दूसरा जी2 से एम, और एक होता है मेटाफेज से एनाफेज के बीच में, वहां होता है। हम उसको सीधे लिख देते हैं एम फेज में होता है। सीधे क्या लिख देते हैं हम? एम फेज में होता है, और चेक पॉइंट नहीं होते। ये समझ में आया इसमें क्यों नहीं है चेक पॉइंट? ठीक है, जैसे ही डीएनए एप्लीकेशन खत्म होगी वो ऑटोमेटिकली जी2 में है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? बेटा अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट करी ना तो वो परमानेंट हो जाएगा। अगर उसने स्टार्ट करके पूरी नहीं करी तो वो सेल बेटा एक तरीके से म्यूटेशन हो गई उसमें, क्योंकि डबल डीएनए होना, हमेशा याद रख, डीएनए का अमाउंट बढ़ना भी एक तरह की म्यूटेशन है। अगर वो टेम्पररी नहीं है तो वो करना ही पड़ेगा। सेल हैज टू डिवाइड, भले ही वो वेट करे थोड़ा, पर उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने डीएनए डबल कर दिया है। किसी भी सेल में डीएनए कौन सा होता है एग्जैक्टली जो जीवन का माना जाता है, एक बार उसने डबल करना स्टार्ट किया तो उसको बांटना ही पड़ेगा। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन पूरी करनी पड़ेगी, फिर सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेल कब डिसाइड करता है कि उसको डिवाइड करना है? जब वो जीवन से एस में जा रहा है। वही मेन पॉइंट है डिसीजन का। अगर सेल डिवाइड नहीं कर, मेरी बात सुन, सेल ने डिवाइड नहीं किया तो जी2 में, तो इसका मतलब डीएनए डबल है, सही है ना? और अगर नहीं नहीं एस में गया तो वो जीवन में है। तो जीवन में उसके पास, देख मेरी बात सुन, उसने डिवाइड नहीं करना। पहला ऑप्शन है डिवाइड करना, एस में जाना। दूसरा ऑप्शन है परमानेंट हो जाना, परमानेंट होकर सेल फिर एक टाइम के बाद मर जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जी नॉट, चुपचाप बैठा रहेगा,
ना डिवाइड करेगा ना परमानेंट होगा, जरूरत पड़ने पर डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और G2 फेज में लिखवा देता हूं आपको अलग से, हेडिंग डाल लो G2 फेज, जल्दी करो भाई, लिखा था हमने है? G2 फेज लिखवा दे, एस फेज लिखा था आपने, तो G2 फेज लिख लो जल्दी से, 2 लाइनें लिखनी है, यहां से लिख ले भाई, लास्ट की G2 फेज की लास्ट की लाइन लिखो दोनों। कौन सी प्रोटीन बना रहे हैं? ट्यूबलिन बना रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को डबल करेंगे। बोल। मैं कह रहा हूं एक बार सेल जीवन से एस में एंटर कर गया, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो जीवन में है तो पहला ऑप्शन है एस में जाऊं, दूसरा ऑप्शन है परमानेंट हो जाऊं, तीसरा ऑप्शन है ना एस में जाऊं ना परमानेंट हूं, वैसे ही रहूं। तो इसका मतलब वो एक तरीके से किस में चला गया? G0 पे। हाँ, परमानेंट सेल G0 में नहीं है। ठीक है, चलिए और बताइए। हाँ बेटा। बेटा सब जेनेटिक कंट्रोल है उसके अंदर। एक्चुअल में क्या है, सेल साइकिल एक सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट लाइफ की क्या है? सेल। अगर उस लेवल पे प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाएगी तो कैंसर होता है। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं आपको कि सेल साइकिल इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होता है कि उसको यह भी पता है कि लाइफ के किस हिस्से में जाने पर मुझे कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाना है। मतलब सभी तरह के ऑर्गेनिज्म सेम बनाने की कोशिश करता है सेल, लेकिन एनवायरमेंट की वजह से वो डिफरेंट हो जाते हैं। मैं आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं। कभी किसी ने इधर सुने बेटा बच्चे सब लोग, कभी किसी ने वो डॉग के बच्चे देखे हैं जो जस्ट पैदा होते हैं? नेचर ने सबको बहुत अच्छा और हेल्दी बनाया है, डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट, खाना मिला नहीं मिला, उनकी ग्रोथ आप देखो कितना फर्क आ जाता है। जो घर के अंदर है वो अच्छा ग्रो करते हैं, जो रोड पर है आपको दिख ही जाता है। तो ऐसे ही क्या है कि सेल के अंदर सब कुछ प्रोग्राम है, क्या करना है सब कुछ प्रोग्राम है। फर्क कहां पे आ सकता है? उसको पता है कि मैं इतनी बार डिवाइड करूंगा तो मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ह्यूमन बनेगा, 9 मंथ में पूरा डेवलप होगा, सब कुछ प्रोग्राम है उसके अंदर ऑलरेडी, सब कुछ। और वो सेल के लेवल पे प्रोग्राम है, जीन्स के अंदर है। समझ में आ रहा है? अगर उस प्रोग्रामिंग में गड़बड़ होती है तो कैंसर होता है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, कि हम ये देखते हैं कि उसको ह्यूमन बनाना ही है, जो प्रोग्राम है ऑलरेडी, और वेरिएशन के हिसाब से बनाना है। अब कोई मोटा बड़ा हेल्दी वेल्दी, ये तो डिपेंड कर रहा है ना एनवायरमेंट में हम किस तरह का। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एनवायरमेंट भी है। क्लियर है? बोलो। ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, आप लोग, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, प्लीज पढ़ाई को बोझ ना लेकर समझने की कोशिश किया करो। ये बहुत खराब सिचुएशन है इस वक्त। माहौल ऐसा है कि नहीं सिर्फ एक सीट ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से 1 साल पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, आपको तैयारी करना आ जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। यहां क्लिक नहीं होगा, वहां क्लिक होगा, कभी तो क्लिक करेगा। दूसरा, आपकी नॉलेज औरों से ज्यादा हो जाएगी, और वो अपने आप में एक स्पेशल चीज होती है। आप ये चीज फील करेंगे कि जो लोग एमएससी भी कर लेते हैं और सिंपल बीएससी किया था, कभी तैयारी नहीं किया, कभी ठीक से पढ़ा नहीं, उनकी नॉलेज आपसे भी कम रहती है, क्योंकि उनको बेसिक नहीं आते होते। लाइफ में बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों के, हमेशा इस चीज को याद रखना। और सारे एग्जाम बेसिक से ही क्वालिफाई हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ता रहता है। सही है। जैसे हम लोगों को याद है, जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो पहले साल ज्योग्राफी रटने की कोशिश कर रहे थे, उसको बिना समझे किया ही नहीं जा सकता, वो अपने आप में एक अल्टीमेट डाटा है। तो चीजें जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करोगे नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा, अपने शेड्यूल बनाना स्टार्ट करो। आप छोटे बच्चे नहीं हो आप, और ये इंपॉर्टेंट मंथ्स चल रहे हैं। ये मंथ में आप क्या होगा, आप बैकलॉग कर लोगे, बुरी हैबिट्स डेवलप कर लोगे, पढ़ाई छूटती चली जाएगी, और फिर अक्टूबर में आके आप गिव अप करना स्टार्ट करते हैं बहुत सारे बच्चे। जितने ज्यादा दिन तक आप रेस में बने रहोगे उतना चांसेस ज्यादा है सिलेक्ट होने का। क्लियर है इस चीज को? और ऐसा कोई रूल नियम नहीं है ना कि पूरे बैच में से 2 सिलेक्ट, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। 2 सिलेक्ट इसलिए होता है, या 4 सिलेक्ट इसलिए होता है, या 10 सिलेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वही बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सही है? ठीक है, तो हम पूरा उससे पढ़ रहे हैं, इस चीज को लिख लो। अब लोग हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार अमाउंट ऑफ डीएनए पे बात कर लेते हैं।
चलें इस पे, ठीक है बेटा। कैंसर रिसर्च में सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कैंसर की रिसर्च की जाती है उस पे इसको पढ़ा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पहला पॉइंट मैं यहां लिखूंगा, तो मैं ये लिखूंगा, देखो G1 प्लस एस प्लस G2, जिसको हम इंटरफेस कह रहे हैं। क्या चीज हो गया? इंटरफेस। हम लोग अमाउंट ऑफ डीएनए टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने चेंजेस पढ़ लिया। अब हम दो छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज होता है। सबसे पहला टॉपिक है अमाउंट ऑफ डीएनए। हेडिंग डाल लो जल्दी से। हम यहां पर लिख रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? इंटरफेस कह रहे हैं। यस, इंटरफेस जो हमारे पास है उसमें ध्यान से सुनना, उसमें हमारे पास क्रोमेटिन विजिबल होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन विजिबल होता है। यदि मेरे पास कोई डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल का क्रोमेटिन, क्रोमेटिन उसको कंसीडर करते हैं, कंसीडर एज 2C अमाउंट इन जीवन। जीवन में 2C अमाउंट पे हम बात करते हैं। इधर देखें बेटा, इधर देखें, ध्यान से देखें। ये सेल है मेरे पास किस फेज का? जीवन फेज का। इसके अंदर मेरे पास जो डीएनए है ना, इसके क्रोमेटिन के अमाउंट को हमने क्या बोला है? 2C बोला है। क्या बोला है? 2C। क्लियर है? एस फेज में ये अमाउंट 2C से बढ़ के 4C हो जाता है। G2 फेज में अगर कोई सेल देखोगे आप, तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली 4C हो चुका है। किसी भी सेल में वो अमाउंट बढ़कर कितना हो चुका है? 4C हो चुका है। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, मुझे एक चीज बताना, सिंपल से बताना। 1 मोल गोल्ड हो या 1 मोल आयरन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही आते हैं। वो जो निकालते हो आप लोग, एटम निकालते हो, क्या निकालते हो, जो भी सेम आते हैं। ऐसे ही चाहे ये स्किन सेल का ले लो, चाहे आप बाहर से कोई प्लांट पकड़ लो, ठीक है, सबके अमाउंट को जीवन फेज में अगर वो सेल डिप्लॉयड है, हम कितना कंसीडर करेंगे? 2C। ये 2C अमाउंट 46 क्रोमोसोम भी बना सकता है ह्यूमन में। यही अमाउंट 14 क्रोमोसोम बना सकता है पी प्लांट में। ये हमने क्या किया? एक अमाउंट को वैल्यू दे दी है। सही है? ये पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। जैसे मैंने ह्यूमन में दे दिया भाई ये 2C है, तो ह्यूमन में 2C से 4C ऐसे वेरी करेगा। पर मेरा 2C सेल का पी प्लांट के 2C जैसा एग्जैक्ट सेम नहीं है, पर क्योंकि मैंने उसके भी सेल को क्या नाम दे दिया? 2C, तो उसमें वो अलग है 2C। मतलब 2C एक वैल्यू दी है हमने। किसको नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं बेटा, मान लो मैंने ये टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन का 2C रखा है, पी प्लांट का 2C इतना हो सकता है। समझ आ रहा है? ये बनाएगा 14 क्रोमोसोम, ये 46 बनाएगा। पर क्योंकि इसका ये 2C है तो इसका 4C ये होगा और इसका 4C ये होगा। तो ये आपस में कंपैरिजन के लिए है, उसी स्पीशीज के कंडीशंस में। मतलब मेरा एक सेल जीवन में है, दूसरा G2 में है, इनके डीएनए को कंपेयर करने के लिए 2C 4C बनाते हैं। सही है? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, सुने ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, मुझे जीवन फेज में और G2 फेज में और सब में क्या दिखता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अमाउंट को क्या मानते हैं? 2C। अब ये अमाउंट कैसे चेंज होता है? ये अमाउंट डबल होता है किसमें? हाँ, इंक्रीज होता है एस फेज में। यस, इंक्रीज इन एस फेज एंड बिकम 4C। क्या होगा? 4C किसके अंदर? G2 फेज में। सही है? और ड्यूरिंग एस फेज क्या, ड्यूरिंग एम फेज क्या होगा? वापसी घट जाएगा। ड्यूरिंग एम फेज क्या होगा बेटा? हाँ, दो सेल बनेंगे जिनके अमाउंट क्या होगा? 2C 2C। अमाउंट इज 2C इन ईच सेल। इधर देखें भाई, इधर देखें, यहां पर मेरे पास ये दो सेल बन गए, दोनों सेल में जो अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2C 2C आ रहा है। किसी को डाउट है? इसका यदि हम एक ग्राफ जैसा चित्र बनाने की कोशिश करें, इधर देखेंगे सारे बच्चे, पहले ये ग्राफ बनाए ऐसा, इधर लिख दें फेज और इधर लिख दें अमाउंट। क्या लिख दें? अमाउंट। सही है?
तो अगर मैं यहां पर 2C लिख रहा हूं, यहां 4C लिख रहा हूं, यहां 4C लिख रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि G1 फेज में ये अमाउंट कितना है, ये G1 में 2C है, S फेज में बढ़ रहा है, बढ़ के कहां आ रहा है, 4C के लेवल पे, G2 फेज में 4C, M फेज में 2C पे आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आपसे अगर पूछा जाए कौन से फेज में कांस्टेंट है, G1 में कांस्टेंट है 2C के लेवल पे, G2 पे कांस्टेंट है 4C के लेवल पे, इसमें बढ़ रहा है इसमें घट रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए सेल साइकिल के किस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता है, एस में और एम में, सही है, एस फेज में और एम फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट कब रहता है, G1 में और G2 में। कोई डाउट है, पूछो पीछे। तो चेंज का क्या मतलब होता है, सही है, और G1 और G2 में कांस्टेंट, उसको बोलने मत देना किसी को, नहीं, वकील हो ना तुम, पढ़ ले भाई, पढ़ाई भी ध्यान रखो। एमडी सर बता रहे थे तुम्हारे बैच वाले बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हाँ, फिर बाद में कह रहे मजाक कर रहा हूं सर मैं, है ना, हाँ गलत बोल रहे थे। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नोट करिए बेटा, तेज नोट करिए प्लीज, जल्दी नोट करिए। आपको ये समझ में आ रहा है 2C एक अमाउंट को बोल रहे हैं, आपका 2C और किसी और सेल का 2C अलग अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या बनाएगा, वो अलग बनाएगा, ये सोच पा रहे हो, ठीक है, लिख लिया भाई, थोड़ा जल्दी करते हैं। ये ग्राफ और आपकी नीड नहीं होती, बस समझाने के लिए है, ग्राफ कभी नहीं आएगा। एक यूनिट यूज करिए इस अमाउंट को दिखाने के लिए, बस उस अमाउंट को 2C बोल दिया, जब डबल होगा तो 4C बोल दिया, पर ये 2C वैल्यू स्किन सेल में अलग है, जो बाहर प्लांट है उसमें अलग है, कोई काऊ होगी उसमें अलग है, क्योंकि वो 2C 4C उसका कंपैरिजन है, हमारे वाले में 2C और 4C हमारे वाले सेल्स का कंपैरिजन है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग है, सही है, ठीक है, जैसे मोल होता है ना, उसको कंपेयर करते हैं, वैसा ही कुछ है। जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है। हो गया, एक बॉक्स बना के जरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख लो जो तुम्हें याद करने हैं, जल्दी लिखो, जो तुम्हें याद करने चाहिए, पता होने चाहिए, लिखो जल्दी, किस किस के क्रोमोसोम तुम्हें पता होने चाहिए, कुछ तो पता हो कम से कम, पी प्लांट का लिखो, हाँ भाई, जो क्रोमोसोम तुम्हें पता होने चाहिए, पी प्लांट 2n इज इक्वल टू 14, ह्यूमन 2n इज इक्वल टू 46, अच्छा, और इसके अलावा और किसका याद कर सकते हैं, ड्रोसोफिला, यस, चिंपैंजी क्यों करना भाई, 2n इज इक्वल टू 8, और एक याद कर लो इसका, और किसका कर सकते हो, अनियन का, अच्छा वो उसका कर लो, हनी बी का, हनी बी का पूछ लेता है, कितना है, 2n इज इक्वल टू 32, सही है, हनी बी डिप्लॉयड कितना है, 32, 32 डिप्लॉयड है,
ड्रोन हैप्लॉइड होता है तो कितने क्रोमोसोम आएंगे? 16। सही है, इतना तो कम से कम याद रखो, इनमें गड़बड़ नहीं चाहिए। पी प्लांट, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, हनी बी, ये वो हैं जो तुम्हारे सिलेबस में दिए हुए हैं प्रॉपर। चैप्टर 1 है ड्रोसोफिला, जो फ्रूट फ्लाई यूज करते हैं ना जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसमें एक इंसेक्ट होता है, उसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है। सही है? हाँ भाई, कहाँ गया, एक मिनट रुको। ड्रोसोफिला में सेल वॉल होगी? डर क्यों रहा भाई? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? एनिमल सेल है ना, ड्रोसोफिला इंसेक्ट है तो क्या हुआ? एनिमल सेल हुआ ना, तो फिर सेल वॉल नहीं होगी, है ना? बैठ जा, डर क्यों रहा भाई? डर मत। हम्म, है? बर्ड्स बेटा, बर्ड्स में डिपेंड करता है ना कौन से बर्ड की बात कर रहे हैं, सब में तो अलग अलग क्रोमोसोम है। अब मुझे तो किसी की याद भी नहीं है, आएगा नहीं ना, तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर 1 में था क्लास 12 का, वो हट ही गया। उसमें नंबर थोड़ी दे रखा है, नंबर नहीं दे रखा, खाली जेड और जेड डब्ल्यू लिखा हुआ है। नहीं, अब लिखो प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम, जल्दी करेंगे, मुझे क्वेश्चंस भी कराने इसके, जल्दी करो। प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो, प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम बेटा लिखो जल्दी से। कृपया करके फास्ट रहें सब लोग, और इस चित्र पे नजर मारो पहले तो। इधर देखें भाई सारे, G1S G2M। सबसे पहले G1 फेज में मुझे क्रोमेटिन दिखता है, क्या दिखता है? क्रोमेटिन। यस, ये क्रोमेटिन 2C है, इसका मतलब मैं डिप्लॉइड सेल की बात कर रहा हूं। G2 फेज में भी मुझे क्रोमेटिन दिखता है, और ये क्रोमेटिन पर कितना है? 4C है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनेंगे, क्रोमेटिन विजिबल है। अगर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, इफ वी ड्रॉ क्रोमोसोम, अगर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, ये ड्रॉ लिखा है भाई, जैसे उनको राइटिंग ठीक करवानी है मेरी। इधर आओ भाई, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे, बातें ना करो, इधर देखो। टोटल कितने क्रोमोसोम बनाए मैंने? 6। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल मैंने 6 क्रोमोसोम बना दिए। बोर्ड पे फोकस रखो। अगर मैं क्रोमोसोम, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहली बात, जीवन फेज में क्रोमोसोम दिखते नहीं है, अगर मैं बनाऊं तो ऐसे दिखेंगे। ये डिपेंड करता कौन सी स्पीशीज है। अगर ये ह्यूमन का सेल होता तो मैं यहां 46 बनाता, सही है? पी प्लांट होता तो मैं 14 बनाता। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इस अलग अलग तरह के जो क्रोमोसोम है, इनको इनको ये जो अलग अलग तरह के जो क्रोमोसोम है, ये 3, इनको मैं क्या मानता हूं? एन। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, अलग अलग तरह के, मतलब ये अलग है, देखो ये और ये अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसको एन बोल दिया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2n। सही है? 2n कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं? 6। तो n कितना था? 3। सही है? तो इसको क्या बोलोगे आप? डिप्लॉइड। यस। तो ट्रिप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे? गधे, 9। 18 कौन बोल रहा है? 9 होंगे? 9 होंगे ना, कि 18 होंगे? 9 होंगे। यार n में 3 है तो 2n में कितने होंगे? 6। 3n में 9। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेज प्लांट में 20 क्रोमोसोम है और उसका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेज प्लांट है, कितने हैं?
20 क्रोमोसोम है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है? 3n होता है, तो उसमें कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट है? 2n से पहले n निकालो। समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक ठीक है ना? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे। अब क्या होगा, G2 फेज में भी आपको क्रोमेटिन, जैसे ये मैंने बना दिए क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो ये डीएनए डबल हुआ है ना, ये इसके साथ सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाता है ऐसे। समझना ध्यान से, जो डबल हुआ है ना, वो कैसे डबल हुआ है मैं आपको बता देता हूं। यहां डबल होने का मतलब क्या है, कि पहले क्या था, यहां पर ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जीवन फेज में, जीवन फेज में इसको क्रोमोसोम कह रहे थे, G2 फेज में इसको क्रोमोसोम कह रहे हैं एक। ये क्लियर है? ये क्रोमोसोम किसका है? जीवन फेज का। अगर यहां पर कैपिटल ए जीन है, यहां पर कैपिटल बी जीन है, तो यहां पर कैपिटल ए और बी तो है, उसी की कॉपी बन गई है। इसका मतलब ये डबल हुआ है ये, तो ये G2 का क्रोमोसोम है। और क्योंकि G2 के बाद M आता है, क्रोमोसोम हमेशा हम ऐसा बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप काउंट करो क्रोमोसोम, यहां भी क्रोमोसोम कितने हैं? 6 ही हैं। यहां पर भी क्रोमोसोम क्या है? 6 ही है। तो इसको कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फर्क क्या आया, सुनना ध्यान से। यहां 6 क्रोमोसोम है, जिसमें इसको, ये क्रोमोसोम है, और इसी को आप क्या कह रहे हो? क्रोमेटिड कह सकते हो। यहां ये एक क्रोमोसोम है, जिसमें कितने क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड हैं। क्रोमेटिड समझ में आता है? और ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। अब किसी को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से, बोर्ड पे प्लीज ध्यान रखें, यही मेन कॉन्सेप्ट है चैप्टर का। जीवन फेज में क्रोमेटिन दिखता है, क्रोमोसोम नहीं दिखता। यदि मैंने उसके धागे से क्रोमोसोम बनाया, तो इस तरह का दिखेगा कि हर क्रोमोसोम में, हर क्रोमोसोम में मेरे पास इस तरह के क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि स्किन सेल में जो क्रोमेटिन है, उससे मैं क्रोमोसोम बनाऊं, पहले तो स्किन सेल एक परमानेंट सेल है, ठीक है, उसमें क्रोमेटिन ही होगा। अगर मैं उससे क्रोमोसोम बनाऊं, तो ऐसे वाला दिखेगा या ऐसे वाला? ऐसे वाला, क्योंकि यहीं से वो परमानेंट बना था जीवन से। ये बात समझ में आ रही है? आपके न्यूरॉन में क्रोमेटिन होता है, अगर क्रोमोसोम बनाऊं तो ऐसे दिखेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? ऐसे वाले क्रोमोसोम आपको सिर्फ एम फेज में दिखते हैं, और डिवाइड होना एक स्पेशल इवेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, क्रोमोसोम ऐसे होने चाहिए, पर क्योंकि क्रोमेटिन दिखता है तो हम इसे बनाते नहीं। क्रोमोसोम क्योंकि एम फेज में बनता है, और एम किसके बाद आता है? G2 के बाद आता है, हम इसलिए ऐसा बनाते हैं, जहां पर हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, जिनकी जीन सेम है, जिनकी जीन सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो, अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जिसमें मैं ये लिख दूं, आइडेंटिफाई द जीन्स फॉर सिस्टर क्रोमेटिड, सही है, ए, ध्यान सुनना, सिस्टर क्रोमेटिड इन G2, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, बी कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, सी कैपिटल ए कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल बी, डी मैंने लिख दी यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं सबको बना के दिखाता हूं आपको। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहां पर कैपिटल ए है और यहां स्मॉल ए, सिस्टर क्रोमेटिड पर अलग जीन नहीं हो सकती, सही है। यहां मैंने कैपिटल ए बना दिया, स्मॉल ए, ये अलग हो गई। और ये देखो, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसको कैसे बनाओगे? कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये कहां जुड़ा हुआ है? यहां पे। क्लियर है? और यहां पर आप क्या लिख रहे हो? कैपिटल बी
स्मॉल बी। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, जिसको मेरी बात समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा है पर पूछ नहीं रहे, क्यों बताता हूं। देखो, हाँ रुक जा बस बेटा, 1 मिनट थे। ये कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम है। एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये गलत नहीं है, सही है। अगर ये जीवन का है तो G2 में कैसा आएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये G2 का है। समझ में आ रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड में एक ए के साथ ए ही होगा, जैसे ए के साथ ए ही होगा। मैंने यहां पर क्या लिखा है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ है, तो ए के जैसी जीन होनी चाहिए, बी के जैसी बी होनी चाहिए, सही है। होमोलोगस पेयर जो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम है उन पे अलग हो सकती है। समझ में आया, ये ठीक है, क्योंकि जब ये जीवन का है G2 में लाऊंगा तो ए की कॉपी ए, स्मॉल ए की कॉपी स्मॉल ए। क्लियर है। अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब मैं जीवन का लिख रहा हूं, और वो मैंने क्या बनाया है, ध्यान सुन बेटा, ये जीवन का लिख रहा हूं और मैंने क्या बनाया, ये इस तरीके का बनाया है, ये जीवन का बनाया है मैंने, ये गलत थोड़ी है, ये पेयर है क्रोमोसोम का। हाँ ये देखना बेटा, इधर आ देख, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, जोड़ा है ये, नहीं बोलना चाहिए अकेले को, ये तो क्रोमोसोम ही कहलाएगा ये। यहां पर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आ गए हैं, एक्चुअल क्रोमोसोम तो यही है, पर इसमें क्या आ गए हैं, 2 क्रोमेटिड, और ये दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेन दिखा, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है क्रोमोसोम जीवन फेज में ये हैं, इस पर कैपिटल ए जीन है तो इस पर स्मॉल ए आ सकती है, कैपिटल ए है कैपिटल ए भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब G2 फेज आएगा तो इसकी जैसी एक और कॉपी बन जाएगी और इसकी जैसी एक और कॉपी बन जाएगी। अब ये भी क्रोमोसोम है होमोलोगस, पर यहां पर अब क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2, इस वाले में भी 2 है। ये समझ में आ रहा है। तुम कंफ्यूज कहां से हो, इस स्लाइड से नहीं, तुम्हें क्या गड़बड़ लग रही है, देखो मैंने यहां क्या लिखा है, सिस्टर क्रोमेटिड। पहली बात है सेंट्रोमियर पे जुड़ा होगा, सिस्टर क्रोमेटिड में एग्जैक्ट सेम जीन चाहिए, तो ये बताओ जरा इसको कैसे लिखोगे, ये तो आएगा ही नहीं। देखो ए के सामने ए आ ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना, जुड़े हुए तो सेम जीन चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने इसको लिखा, इसको लिखने का मतलब ये है कि ये क्या कहना चाह रहा है, समझो, ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, पर ये कौन से फेज का है, जीवन फेज का। समझो इसे, ये जीवन फेज का, इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये गलत थोड़ी है। गलत कब होता बताता हूं, जब मैं इसका इसके साथ में एक और बनाता ना ऐसे, और इस ए के साथ में स्मॉल ए बनाता, तब गलत होता। समझ आ रहा है। अभी ये जीवन फेज का है, ये गलत नहीं है। क्रोमोसोम पे 2 प्रेजेंट हो, अकेला वो क्रोमोसोम ही है, सही है। तो मुझे एक चीज बता बेटा, मेरी बात सुन, एक घर में 2 भाई हैं, तो अकेला जा रहा होगा तो कहेंगे अकेला भाई, एक पर्सन बोलेंगे ना, सही है। जब 2 होंगे तो फिर 2 भाई वर्ड करेंगे, अकेले में थोड़ी कहेंगे अकेला भाई, खराब लगेगा ना। समझो, तो क्रोमोसोम यही होता है, जब वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाला जुड़ जाता है, इस जुड़े हुए को भी क्रोमोसोम ही बोलते हैं, पर वो स्पेशल केस है G2 का, जहां पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, सही है, पर वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, जीन सेम होनी चाहिए, सही है। बोलो, होमोलोगस पे क्या हो सकता है, होमोलोगस का मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, कैपिटल ए है तो यहां स्मॉल ए हो सकता है, जीन अलग हो सकती है होमोलोगस पे, पर अगर सिस्टर क्रोमेटिड है तो जीन सेम होगी। और फिर अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, जीवन से एस पे जाना एक स्पेशल बात है, सेल डिसाइड करता है प्रॉपरली। तो G2 वाला क्रोमोसोम तो रेयर बात हो गई। हम हमेशा क्रोमोसोम पर ऐसा क्यों बनाते, क्योंकि क्रोमोसोम दिखते ही एम में है, तो मुझे बनाना ही ऐसा पड़ेगा। समझ आ रहा है।
मैं क्रोमोसोम जब भी ड्रॉ करता हूं मैं 4C वाला ड्रॉ करता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि वो G2 के बाद आता है। बोलो, ठीक है ना? क्लियर है? तो क्रोमोसोम पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब उनकी जीन सेम होगी। डाउट पूछो, कोई डाउट है? नहीं, नहीं बनाना चाहिए, क्रोमेटिन होता है। न्यूरॉन को प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी ज्यादा अच्छी चीज है? क्रोमेटिन, खुला हुआ डीएनए। ठीक है? क्रोमोसोम तो तब बनाना है जब सेल को डिवाइड करना है, और न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर रहा है। बनाओ जल्दी। ये वाले अलग अलग सेट, ये हैप्लॉइड है, इसका डबल को क्या लिखेंगे? डिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड है, और ये पूरा फिर डिप्लॉइड है। देख 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 देख, ये भी हैप्लॉइड है भाई, ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। पर ये हैप्लॉइड कैसा है कि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। सही है? ये वो वाला हैप्लॉइड है। और फिर जब ऐसे हो गया तो फिर क्या गया? डिप्लॉइड। पूछो। हाँ, वो काइनेटोकोर में बताऊंगा। ये समझ में आ रहा है? एक सेंट्रोमियर पे दोनों है। सेंट्रोमियर वर्ड समझ, एक ही सेंट्रोमियर पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ये एन है बेटा, 2n में अभी भी 6 ही आएगा। क्या ये 2C होगा बेटा, फिर ये 2C 4C है, क्योंकि हर एक में 2 है। पर अभी हम ऐसे अमाउंट नहीं देख रहे, हम कह रहे हैं ये n है, फिर ये डबल हो गया 2n, यहां पर n ये है। सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस नहीं होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, सुन ध्यान से, सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल होते हैं। होमोलोगस का मतलब होता है मिलता जुलता, आइडेंटिकल होता है 100% मिलना। सिस्टर क्रोमेटिड 100% मिलते हैं, होमोलोगस देखने में एक जैसे होते हैं। जीन सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है? बोलो। भाई वो लेक्चर एक बार कृपया करके देख लें जो मैंने यूट्यूब पे क्रोमोसोम वाला डाला था, जिसको देखना हो प्लीज जाके देख लेना। एक लेक्चर है जो जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैंने बेसिक का डाला है। ठीक है? तुम क्यों हंस रहे हो भाई? लिख लो ना। ऐसा नहीं बातचीत चल रही कि आज इजराइल ने क्या किया, ये है वैश्विक मुद्दों पे चर्चा, है ना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे चर्चा देश में है? पटना को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नहीं है? विशेष डिस्ट्रिक्ट का है। एक काम करते हैं ना बेटा, सबको दे देते हैं, बेस्ट तरीका। नहीं, सबको दे देते हैं ना, सबको उठा के दे देते हैं। जैसे सबको 720 दे देते हैं आप किलो, सही है ना? सबको 720 दे देते हैं, लब लो। अब सीट कैसे देंगे? नहीं, सबको 720 देके सीट किसी को नहीं है। हाँ, हाँ सीधे, सही है, बहुत सही। पढ़ाई कर लो, बातें ना बनाओ। जल्दी करो बेटा, क्वेश्चंस लिखने हैं। मैं यहाँ नीचे जो डाटा लिख रहा हूं, जिन्होंने लिख लो फटाफट से। लिखो क्रोमोसोम नंबर, नंबर नहीं चेंज होता, नहीं, नॉट चेंज फ्रॉम G1 टू G2। दूसरा, G1 फेज में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। कितना है? एक क्रोमेटिड। G2 फेज में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड। कौन बच्चा बताएगा पी प्लांट में G2 फेज में कितने क्रोमेटिड होंगे? 28। क्रोमोसोम कितने हैं? 14। तो क्रोमेटिड कितने होंगे? 28।
ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, सही है, क्लियर। और ड्रोसोफिला में G2 फेज में 16, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, जल्दी लिखो, क्वेश्चन करने हमें 2-3। जल्दी करो बेटा, फास्ट। आप इतना धीरे लिखते हो कि ऐसा लगता है कि 2-3 साल लगाओगे अभी लिखने में। हाँ। बातें बनवा लो बस तुमसे, है ना। हाँ। आदो ने तो घर पे बोल दिया सीधे एमडी करूंगा, अब एमबीबीएस तो छोड़ो, नहीं वो तो बच्चे करते हैं, सीधे एमडी, है ना। है, हाँ हॉस्पिटल, समझ आ रहा है भाई। तो बिल्डिंग मटेरियल का काम करेगा, पढ़ाई कर ले, है ना। वो ना करो भाई, वो सब ना करो, फिर पढ़ाई करो। है गधा, कुछ भी बोलता है। हाँ। पढ़ाई पे ध्यान दो यार, है ना। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे जल्दी से। कोई ऐसा है जो लिख रहा है इसे अभी? लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, लिखो। लिखो, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में लिखो, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में लिखो 2n इज इक्वल टू 38, 2n is equal to 38, the number of chromosome in G2 phase is, number of chromosome in G2 phase is, क्रोमोसोम नहीं बदलते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज इज 38 आएगा, आंसर लिखो 38। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज इज कितना आएगा? 38, क्रोमोसोम नहीं बदलते। क्वेश्चन लिखो, अगला लिख लोगे आंसर, सीधे आंसर लिखो 38, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो इन अ प्लांट एक्स है, इन अ प्लांट एक्स इफ वेजिटेटिव सेल ऑफ pollen grain का वेजिटेटिव सेल, if vegetative cell of pollen grain have chromosome नंबर दे रखे हैं, क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर दे रखे हैं 12, गिव ए बी सी करके लिखेंगे, ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ सेल बी, अब और क्या बताना है, ए हो गया, बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज ऑफ रूट सेल सी, अमाउंट ऑफ डीएनए, ये क्या हुआ है? अच्छा क्या हुआ है, माइक ठीक, छोड़ो, क्या लिखो, अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 फेज, अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 फेज
G2 phase of normal diploid cell, D number of chromatid in G2 phase of diploid cell, चलिए आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है पहले बताओ भाई। हैप्लॉइड में दे रखे कितने 12। लीफ सेल डिप्लॉयड होता है, ये हमें कैसे पता, सुनो ध्यान से। रूट स्टेम लीफ सब डिप्लॉयड होता है, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। वेजिटेटिव सेल क्या है, गैमेट का सेल है। किसको नहीं समझ में आई ये बात? वेजिटेटिव, सुन ध्यान से, रूट स्टेम लीफ ये सब डिप्लॉयड है। पॉलन ग्रेन एक गैमेट वाला सेल मतलब हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड में कितना दे रखा है 12, तो डिप्लॉयड में कितना आएगा 24। लीफ सेल में 24 आएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 फेज ऑफ रूट सेल, उसमें भी 24 आएगा क्योंकि नंबर चेंज नहीं होता। अगर डिप्लॉयड में 24 दे रखा है तो G2 फेज में भी क्या आएगा, इसी के 24 आएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट अमाउंट क्या आएगा 4C। G2 फेज बोला है ना, अमाउंट क्या आएगा 4C आएगा। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन G2 फेज कितना आएगा 48। क्लियर है? बोलो, ये नंबर वाले क्वेश्चन कर लोगे। तुम्हारे सिलेबस में सबसे मुश्किल क्वेश्चन क्या है, वो गैमेट का देके G2 फेज का पूछा हुआ उसने, और नहीं करता वो। अमाउंट ऑफ, मेरी बात सुन ध्यान से, सबसे पहले तुझे ये पता है कि G1 फेज में 2C होता है डिप्लॉयड सेल के, तो G2 फेज में ऑटोमेटिकली 4C याद रख, क्योंकि वो नंबर से तो मैटर करता ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, एक अमाउंट है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे वाले में भी 2C होगा, प्लांट वाले में भी 2C होगा, 4C होगा G2 में, तो वहां भी 4C होगा। सही है? चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन लिखेंगे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लिखो जल्दी से बेटा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लिखो जल्दी। स्टेटमेंट ए है, लिखो ए। लिखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए आर टू जीन located on sister chromatid। सही है गलत है? गलत है। समझ में आया? सिस्टर क्रोमेटिड पे सेम जीन होती है ना। कैपिटल ए, कैपिटल ए, अगर यहां स्मॉल ए होगा स्मॉल होगा। ठीक है? हाँ, और लिखो एक और बात, बी, बी लिखो जल्दी से, लिखो, लिखो कैपिटल ए स्मॉल ए आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखें इधर सारे बच्चे, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। इधर देखो सारे। अगर यहां पर कैपिटल ए है तो यहां कैपिटल ए होगी, यहां स्मॉल ए होगी, स्मॉल ए होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर कैपिटल ए है तो इस पर जाके स्मॉल ए हो जाएगी, ये भी गलत है। इन दोनों पर होनी चाहिए, इस पर और इस पर नहीं हो सकती, ये भी गलत है। होमोलोगस होना चाहिए था। किसको नहीं समझ में आया गलत क्यों है? सुन, क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोल, गलत है ना, कहता रहा हूं गलत स्टेटमेंट है। होमोलोगस होना चाहिए था ना। ठीक है, इधर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो सारे। पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि ये होमोलोगस है?
ठीक है, मैंने यहां सेंट्रोमियर बना दिया, कौन से फेज का है? जीवन का है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, जीवन का है। देखो, ये हो सकता है कि यहां कैपिटल ए हो, यहां स्मॉल ए हो। ये हो सकता है यहां कैपिटल बी हो, यहां स्मॉल बी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां कैपिटल डी हो और यहां स्मॉल डी हो। ये इसको इसके पैरेलल ही आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो डी के साथ स्मॉल डी नॉन होमोलोगस पे नहीं होगा, होमोलोगस पे ही होगा। क्लियर है? और इसका सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे मान लो मैंने ए बी डी जीन दे दी, तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड पर भी क्या होगी? यही होगी। इस वाले में मान लो हम क्या लिख दें, ए बी डी, तो उसके सिस्टर क्रोमेटिड पर भी क्या होगी? ए बी डी होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैं थोड़े थोड़े आपको जेनेटिक्स के भी बेसिक्स बनाते हुए चल रहा हूं, ताकि वहां पर थोड़ा आसानी पड़ेगी। क्लियर है? बोलो। ऐसा नहीं हो सकता यहां डी है तो स्मॉल डी यहां होगा, उसको होना किस पे पड़ेगा? होमोलोगस पेयर पे। क्लियर? पूछो। तो होमो, इसको क्या देख, ये पॉसिबल है, ये गलत नहीं है। अगर दोनों पे कैपिटल डी है तो इसको कहेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी है तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। अच्छा, कैपिटल डी ये जीवन है, तो G2 में इसको मैं ये लिखूंगा। समझ आ रहा है? बोलो। अगर जीवन में मैंने किसी को ऐसा लिखा है तो G2 में क्या लिखूंगा मैं? यस, सही है? कोई डाउट इस बात में? बोलो। एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है, एक ही बात है इसको। ये G2 का है और ये जीवन का है, एक ही बात है। लिखने का तरीका है, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं। ठीक है? हाँ, पर आपको दिमाग में रखना है कि जो भी जेनेटिक्स पढ़ाई जाती है वो इस पर पढ़ाई जाती है। ज्यादातर जेनेटिक्स किस पे पढ़ाई जाती है? जीवन वाले को लेके पढ़ाई जाती है। इसलिए आप जीन हमेशा ऐसी लिखी हुई देखोगे, मतलब एक सिंगल वाले पर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जेनेटिक्स इस पे पढ़ाई जाती है बेसिकली, किस पे? जीवन वाले पे। यस, अनटिल हम लिंकेज ना पढ़ा रहे हो। जब तक हम लिंकेज नहीं पढ़ाएंगे हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी सब छोड़ दो, आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक जी नॉट फेस बता रहे हैं, जल्दी से। जी नॉट फेज लिखो, हेडिंग डालो, जी नॉट फेज लिखो जल्दी बेटा। जी नॉट फेज के लिए लिखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जी नॉट फेज क्या है? देखो, आपको 2-3 क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे इसके। ये मेरे पास क्या हुआ था? हाँ भाई, यहां एम है, यहां जीवन है, एस और G2। सही है? एम, जीवन, एस और G2। सुनना ध्यान से। सेल यहां पर इतना बड़ा था, यहां पर थोड़ा बड़ा हो गया साइज में। ठीक है? अब वो डिसाइड करता है, ध्यान सुनेंगे, वो डिसाइड करता है या तो मैं एंटर करूं या मैं परमानेंट हो जाऊं। सही है? ये बात समझ में आ रही है? देखो, तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। जीवन फेज जो है मेरे पास, जीवन फेज से मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनेंगे। ए ऑप्शन सेल, ऑप्शन बता रहा हूं बेटा। सेल किस में एंटर कर गया? एंटर इनटू एस फेज। यस और नो? ठीक है, तो वो क्या करेगा? कंटिन्यू टू डिवाइड। इसमें कोई डाउट है? कंटिन्यू टू डिवाइड। ठीक है। अच्छा, बी, सेल बिकम परमानेंट। परमानेंट का क्या मतलब है? उसका साइज, शेप एंड रोल फिक्स हो जाना। किसी को याद है कि कभी हमने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में 2 तरह की ग्रोथ पढ़ी थी, अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एक सेल से 2 सेल बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। इसका मतलब उसमें सारे सेल जीवन से एस में एंटर करते होंगे। एक हमने पढ़ी थी अर्थमेटिक ग्रोथ, 2 सेल बने, एक परमानेंट एक डिवाइड कर रहा है, तो एक सेल किस में एंटर करता होगा?
जीवन फेज में, और एक सॉरी जीवन से परमानेंट में, एक एस में। ये समझ में आ रहा है? क्या हम इधर रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब एक से दो सेल बने, एक परमानेंट हो गया, एक डिवाइड कर रहा है। अच्छा, जो डिवाइड करेगा उससे फिर दो बन जाएंगे, सही है? तो फिर एक से दो बने, दो से तीन बने, तीन से चार बने, लीनियर ग्रोथ हो रही है, सही है? ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा? सेल क्या करता है? एग्जिट करता है जीवन फेज। एग्जिट जीवन फेज करने का मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है बेटा? अब ना तो वो एस में जा रहा है, ना परमानेंट हो रहा है, तो एग्जिट करता है जीवन फेज एंड एंटर करता है क्वीसेंट फेज में। क्वीसेंट का मतलब होता है शांत। क्वीसेंट फेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में ध्यान से सुनेंगे, सेल नॉट ग्रो, सेल ग्रो नहीं करता, सेल ना परमानेंट होता है, नॉट बिकम परमानेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेल क्या करेगा बेटा? सेल इज लिविंग, इसका मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर डिवाइड नहीं कर रहा, बट नॉट डिवाइड। और एनसीईआरटी कहती है कब तक डिवाइड नहीं करता? अंटिल आस्क टू डू सो। आस्क टू डू सो का मतलब क्या है? जब तक बोला ना जाए तब तक डिवाइड नहीं करता। ठीक है। सेल नॉट ग्रो के लिए एनसीईआरटी लिखती है सेल नॉट प्रोलीफरेट, सेल नॉट प्रोलीफरेट। एक डायग्राम पे जरा नजर मारेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। इधर देखें सारे बच्चे, ये आपके पास रूट है, रूट में यहां रूट कैप होती है ऐसे, यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं। ये फोकस करो मेरी तरफ, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां पर भी डिवाइडिंग सेल है ये। तो ये वाले सेल्स वो हैं जो डिवाइड करते जा रहे हैं, कीप ऑन डिवाइडिंग, जो जीवन से एस में एंटर करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये वो सेल है जो जी नॉट फेज में है। इसका मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए वापसी जीवन फेज में आएंगे। तो जीवन फेज से एक सेल बाहर आ जाता है, बाहर आने का मतलब ना वो ग्रो कर रहा है, ना वो परमानेंट हो रहा है, ना वो डिवाइड कर रहा है, वो चुपचाप बैठ गया है। तो एक तरीके से चुपचाप बैठने का मतलब है वो डिवाइडिंग सेल का रिजर्वायर है, मतलब जरूरत पड़ने पर डिवाइड कर सकता है, सही है? तो हम इसको लिख रहे हैं नॉट प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट का क्या मतलब है? ग्रो नहीं कर रहा, पर क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो लिविंग है, तो कहीं ना कहीं उसमें एंजाइम काम कर रहे होंगे, नहीं तो मर जाता। समझ में आ रहा है? पर वो चुपचाप बैठ गया। जैसे ये चार सेल है, इन सेल्स का ना नंबर बढ़ रहा है, ना ये परमानेंट हो रहे हैं, ये चुपचाप बैठ गए हैं। अगर ये वाली मेरिस्टेम खराब हो जाए तो ये उसकी जगह ले सकते हैं, पर चुपचाप बैठे हैं वैसे अभी तक। ये वाले सेल कौन से फेज में है? जी नॉट फेज में, सही है? फर्क क्या है जी नॉट और जीवन में? जीवन वाला ग्रो करता है, जीवन वाला या तो परमानेंट होता है या डिवाइड करता है, सही है? जी नॉट वाला ना ग्रो करता है, ना परमानेंट होता है, ना एस फेज में एंटर करता है, पर लिविंग दोनों है। वो एक तरीके से वेट करता है कि जब कोई उससे पूछेगा तो वो डिवाइड करेगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हाँ भाई, बोल। भाई तू क्या सोच रहा होगा? तू ये भी सोच सकता है कि यार सेल साइकिल एक जगह है जहां से हम कूद के बाहर आ गए, सेल साइकिल एक अवस्था है। ठीक है, ठीक है, नहीं कर रहा वो, तो इसलिए हम कह रहे हैं एग्जिट कर गया जीवन फेज। एग्जिट तभी लिख रहे हैं। दूसरी बात, मैं तेरे को एक और बात बताता हूँ। जैसे क्या है, एक चीज समझिए ध्यान से। मैं प्लांट में कई तरह के सेल देखता हूँ, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। प्लांट में कई तरह के हम सेल देखते हैं। सबसे पहला सेल होता है डिवाइडिंग, फिर होता है पैरेन्काइमा, फिर थोड़े से हार्ड वॉल वाले सेकेंडरी वॉल आते हैं, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम ध्यान से देखें, पैरेन्काइमा का वापसी डिवाइडिंग कन्वर्ट करना आसान है एज कंपेयर टू स्क्लेरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा से, सही है? जैसे आपने मूवीज देखी है, उसमें होता है ना कि यार वो अच्छा एक बढ़िया हीरो था, पर वो बुरी हैबिट्स में अभी पूरी तरह से विलन नहीं बना, तो कम विलन बना है तो वापसी आना आसान है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली? तो वो जो सेल है अभी उतना ज्यादा परमानेंट नहीं हुआ, तो डिवाइडिंग पे आना वापसी आसान है। अगर मैं पैरेन्काइमा से कंपेयर करूं ना, जी नोट का और इजी है वापसी आना।
डिवाइडिंग पर, क्योंकि वो उसने ना तो अपनी कोई शेप बनाई, ना उसने कोई ग्रोथ करी, बस वो रुका हुआ है, आसानी से वापसी आ सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसके अलावा पैरेनकाइमा भी डिवाइडिंग कन्वर्ट हो सकता है प्लांट में, जिसके लिए हम कैलस की बात करते हैं। कैलस नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर में, जहां पे हम कुछ परमानेंट सेल्स को भी डिवाइडिंग में कन्वर्ट कर ले जाते हैं। सही है? क्लियर है ये बात? मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो। ठीक है। तो जीनोट सेल एक ऐसा सेल है जो चुपचाप बैठ गया है, उसने सेल साइकिल एग्जिट कर लिए, मतलब वो सेल साइकिल के कोई काम नहीं कर रहा, चुप बैठा हुआ है, ना ग्रो कर रहा है ना डिवाइड कर रहा है, पर जिंदा है। जिंदा होने का मतलब उसमें एंजाइम है, जरूरत पड़ने पर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जी नॉट फेज। बेटा उतनी ही प्रोटीन बना रहा है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। बोल बच्चे। नहीं नहीं, फिर तो वो साइकिल कंटिन्यू करेगा। हाँ, उसके पास ऑप्शन ही दो हैं, या तो परमानेंट हो जाऊं या एंटर करूं इस फेज में, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि वो जी नॉट में चले जाते हैं, सब जगह नहीं। ठीक है, और पूछो। हाँ, कोई काम कर रहा है, बस चुप बैठा हुआ है। दूसरा क्या है, परमानेंट सेल नए बनते रहते हैं, क्योंकि परमानेंट सेल बनते तो डिवाइडिंग से ही है ना। मान लो डिवाइड करके मैंने 100 सेल बनाए, उसमें से 50 परमानेंट हो गए, पर जी नॉट का एक नंबर रहता है, वो ज्यादा बढ़ता उड़ता नहीं है, कुछ ही सेल होते हैं ऐसे। हाँ बेटा, G2 से सेल परमानेंट हो सकता है, फायदा। मैं डबल करके परमानेंट क्यों होना चाह रहा हूं, बता। सही है ना? उसको डिवाइड करना ही है। वंस सेल एंटर इनटू एस फेट इट हैज टू डिवाइड, मजबूरी है उसकी। सही है, नियम है ना बेटा। डबल डीएनए के साथ क्या करेगा, कोई काम बता उसका। हाँ बेटा, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है परमानेंट सेल में, कुछ टाइम के बाद न्यूरॉन मर जाते हैं, इसीलिए एक एज के बाद मेमोरी लॉस होता है। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो लॉस हो जाते हैं, एमडी सर पढ़ाते हैं ये बात को। हाँ बेटा, एग्जिट कर रहा है जीवन से प्रॉपरली, सेल साइकिल का पार्ट मत मान, पर मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं उसको समझ। ये एक ऐसे सेल है जो रुक गए हैं, बस इतना समझ बस। नहीं नहीं नहीं, एक बार एस में चला गया फिर कुछ नहीं होगा। मैं यहां पर यह जानना चाह रहा हूं कि मैं ग्रो क्यों कर रहा हूं, अगर मुझे जी नोट में जाना है तो मैं यहीं से एग्जिट कर लूं, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं ग्रो करके क्यों करूंगा? हाँ हाँ, मतलब डिवाइड करके दो सेल बने, उनमें से एक सीधे जी नोट में चला गया, लॉजिक बताना ग्रो करके। वो प्लांट की नीड है, कुछ प्लांट रखते हैं वो सेल्स अपने पास, कुछ प्लांट्स रखते हैं, कुछ जगह ऐसा होता है। तो लॉजिक समझना बेटा, मुझे आज मान ले खाना नहीं बनाना है तो मैं आटा क्यों गूंदूंगा कल के लिए? नलायक, गजब है। और कल चावल खाने का मन हुआ फिर, और चल कल घर चला गया यहां से, फिर आटा तो कर। मेरे मैं क्या बोला किसी को समझ नहीं आया? मैंने ये बोला कि सेल ग्रो नहीं करता है, वो जीवन से एग्जिट करता है, वो वापसी जीवन में आएगा। मान ले मैं, एक मिनट रुको भाई, अरे इधर देखो, अब गधे, इधर देखो, ये जो सेल है ना, ये जब दो बनेंगे तभी एग्जिट कर जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रो करेगा फिर एग्जिट, क्या फायदा क्या हुआ ग्रो करने का? इसीलिए वो जी नॉट से पहले वापसी जीवन में आएगा, ग्रो करेगा, फिर एस में जाएगा। हाँ, कुछ नंबर ऑफ सेल्स जी नॉट में चले जाते हैं, वो डिसाइडेड रहता है, और वो कुछ लोकेशन पर फिक्स भी है। और नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं तुझे, मैं कह रहा हूं जी नॉट वाले सेल सब जगह नहीं मिलते, पहला पॉइंट। कुछ कुछ जगह मिलते हैं, वो कुछ ही सेल्स होते हैं जो एक काम करते हैं, बस। ठीक है, बनाइए जल्दी। जीवन में आने के बाद जी नॉट में जाएगा, पर जीवन में अभी उतनी ग्रोथ नहीं हुई होगी। लिख लिया सबने? हाँ बेटा, क्या वो बोल, अब तू भी बोल। नहीं पूछना है बेटा, मैं डांट थोड़ी रहा हूं किसी को, तुम लोग तो ऐसे डरते हो जैसे पता नहीं क्या ही है। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा सेल कहां डिवाइड करता है? जो डिवाइडिंग लोकेशंस है, जैसे तेरे तेरी बॉडी में, हमारी बॉडी में एक स्किन होता है, सेल्स मरते रहते हैं। देखो एक मिनट रुको भाई, एक बार आपकी ग्रोथ हो गई तो रिप्लेसमेंट के लिए सेल्स चाहिए,
सबसे ज्यादा डैमेज आप तो एक तो स्किन सेल्स का होता है, उनको रिप्लेस करना है। उसके अलावा आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जो म्यूकोसा की लेयर है, म्यूकोसा की लेयर किसके कांटेक्ट में आती है? म्यूकोसा की लेयर सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में होती है कि कहीं और भी होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होगी। और अच्छा सुनो ध्यान से, चलो ठीक है, लिख लो। तो लोग लॉजिकली नहीं चीजें पढ़ते, कोई बात नहीं, चलो लिखो। लिख लिया? ठीक है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल में होगा, ठीक है, स्किन में होगा और ब्लड में होगा। ब्लड सेल्स वगैरह भी आपके काफी डिवाइड करते हैं ना बॉडी में, तो ये मेन लोकेशन है जहां पर होता है। ठीक है, कौन? जी नॉट वाले? नहीं, न्यूरॉन्स वाले सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड नहीं करते। मैं तेरे को एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है उसका सर का साइज बॉडी के साइज के कंपैरिजन में बड़ा होता है, सही है? इसका मतलब उसको सारे न्यूरॉन्स बना के दे देते हैं, सिर्फ उसका क्या बढ़ना है? साइज बढ़ना है। कार्डिक मसल्स का भी मतलब बहुत कम डिवाइड करती है, ठीक है? नहीं करती यार, वो सेल्स को नीड नहीं है। दो तरीके से ग्रोथ, सुन मेरी बात, ग्रोथ हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक सेल्स की नंबर बढ़ाकर और दूसरा साइज बढ़ाकर। अगर मुझे, ध्यान सुन, अरे सुन तो ले भाई, सुनेगा नहीं? सुन, अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने, तो साइज बढ़ाने से काम चल जाएगा। लेकिन मुझे अगर सेल्स के थ्रू बाद में स्ट्रक्चर बनाना है, सही है, तो डिवाइड, जैसे कार्ड हार्ट वगैरह काफी जल्दी बन जाता है, तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, अब उसके सेल्स का सिर्फ आकार बढ़ाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान ले मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने हैं, तो मैं सेल डिवाइड कर सकता हूं। और अगर मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर का आकार बढ़ाना है, उसकी शेप में चीजों में बदलाव नहीं करने, तो फिर तू सेल का साइज बढ़ा, नंबर मत बढ़ा। एक ये लॉजिक हो सकता है, ठीक है? तो समझ कुछ नहीं आया तो हाँ तो कर रहा है। लिख लो, एक बार लिखो जल्द, है? ठीक है, लिख तो ले। और पूछो। जी नॉट से वापसी जीवन में आएगा परमानेंट होने के लिए, जीवन में आएगा, ग्रो करेगा, फिर परमानेंट होगा। ग्रो नहीं हुआ ना? कैंसर सेल में बेटा क्या होता है, मैं तेरे को बता देता हूं। कैंसर सेल के साथ दिक्कत यह है कि कैंसर सेल को ज्यादा क्या हुआ, क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली? अभी नहीं हुआ ना? अभी है टाइम, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? एक मिनट आ रहा हूं बस, हाँ। नहीं हमारे पास नहीं है, हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ रूट सेल में यहां होते हैं, बस इतना याद करना है। कैंसर सेल में क्या होता है बेटा, उसको ज्यादा खाना नहीं चाहिए, सेल को जल्दी डिवाइड करता है, सही है? बहुत कम खाना चाहिए, तेजी से डिवाइड करता है। और जब उसको तेजी से डिवाइड करना है, मान लो खाना कम भी चाहिए और अगर चाहिए भी, तो वो बाकी सेल्स से लेने लग जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी कहीं कैंसर ग्रो होगा ना, उसके आसपास के ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका खाना छीनने लगता है, सही है? कैंसर सेल्स क्या होते हैं, उनको मतलब डिवाइड करने से जल्दी कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत तेजी में डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो उस, हाँ बेटा, है? मुझे कैसे पता है यार, ये तो एमडी सर से पूछिए। हाँ हाँ, आएंगे उनसे पूछ भाई। नई नई चीज निकाल रहा है, हाँ हाँ, बोल, हाँ बिल्कुल। होगा नहीं, करा कैसे पाएंगे? एक सिंगल सेल में कैसे करा पाएंगे, नहीं पॉसिबल है? क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा ना? हाँ सेम रहेगा। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग डालो पहले एक बार, हेडिंग डालो एमफेस। टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, हेडिंग डालो एमफेस पहले। नहीं क्वेश्चन नहीं लिख रहे बेटा, एमफेस लिखो, एमफेस के कुछ पॉइंट्स लिखो, कल चालू करेंगे इसको, जल्दी करो। एमफेस के कुछ पॉइंट्स लिखो, एमफेस के कुछ पॉइंट्स लिखो जल्दी, फास्ट। इट इज नोन एज माइटोसिस, इट इज नोन एज माइटोसिस, नोन एज, नोन लिख लेंगे स्पेलिंग,
के से आएगा, ठीक है। इट इज नोन एज माइटोसिस इन विच सेल एक्चुअली डिवाइड, इन विच सेल एक्चुअली डिवाइड, सेल एक्चुअली डिवाइड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेल एक्चुअली डिवाइड, दूसरा पॉइंट लिखो, देखो टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स, टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स, TWO वाला टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ए कैरियोकाइनेसिस, लिख लेंगे स्पेलिंग, ए कैरियोकाइनेसिस, दो इंपॉर्टेंट स्टेप है। ए कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के ब्रैकेट में लिखो हाँ न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा लिखो बी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के लिए लिखो, साइटोकाइनेसिस के लिए क्या लिखोगे, साइटोप्लाज्म डिवीजन। यस, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्या मतलब है इसका, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। ब्रैकेट में लिखो पेरेंट सेल and daughter cell have same number of chromosome, parent cell and daughter cell have same number of chromosome, ठीक है। एक पॉइंट लिखो ना इसमें, इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। फोर्थ पॉइंट, इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट क्या है, ड्रामेटिक फेज, क्या ड्रामा चल रहा है इसमें लिखेंगे, मोस्ट ड्रामेटिक फेज एज रीऑर्गेनाइजेशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन occur for, reorganization or redistribution occur for all components of cell, all component of cell। मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मेरी बात सुनो पहले सारे, इधर देखो भाई, इधर को देख लो सारे, सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक सेल था, इसमें जो भी चीजें थी उसका प्रॉपर बंटवारा हो गया दो सेल में, ये कह रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म का, डीएनए का, सब चीज का प्रॉपर बंटवारा हो गया, डिवाइड हो गया, तो सारी चीजें दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट या रीऑर्गेनाइज हो गई। ये समझ में आ रहा है। इक्वेशनल डिवीजन के लिए ये चित्र बना लो फटाफट से, जो मैं बना रहा हूं, और साथ ही बना लो। ये रहा एक, हाँ भाई ये जीवन फेज का है, कितने क्रोमोसोम बनाएंगे, पेरेंट सेल है, चलो 6 बना लेते हैं। कृपया ध्यान रखें, इसके बाद किसकी क्लास है, फिजिक्स 2 है आज, केमिस्ट्री कहां गई तुम्हारी आज, वीटी सर घूमने गए होंगे भाई, है मोतिहारी गए होंगे। इधर ध्यान दे लो भाई। हाँ भाई, G2 फेज है, ठीक है। अब ये G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, सेम है, पिटाई खाओगे, नंबर पापियों, क्रोमेटिड डबल हुआ है। अब ये M फेज कर रहे हैं, M फेज में ये देखो
मेरी तरफ देखेंगे एक बार सारे बच्चे। यहां पर ए जीन है, यहां स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है, कैपिटल डी है, स्मॉल डी है। अब यहां लिख देते हैं, मान लो ए है तो यहां ए है, यहां स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। अब मान लो मैंने यहां पर इनको यहां ले आया, मेन क्या है, जीन। इधर देखें, देखो पिंक वाला यहां रख लो कैपिटल ए, सही है। ये वाला यहां रख लो कैपिटल ए, एक स्मॉल ए यहां रख लो, एक स्मॉल ए यहां रख लो। तुम्हें दिख रहा है जीन सेम आ रही है, सही है। ऐसे ही मान लो यहां कैपिटल बी था, यहां कैपिटल बी था, यहां स्मॉल बी था, स्मॉल बी था, तो पिंक वाले में एक कैपिटल बी यहां चला गया पिंक का, ये वाला, और ये स्मॉल बी चला गया। ऐसे ही यहां पर कैपिटल बी चला गया, स्मॉल बी। मेरे बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे, हुआ क्या है, इधर देखो सारे, ये एक रहा और ये रहा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड में से, इधर देखो सारे पहले बोर्ड पे, एक सिस्टर क्रोमेटिड इसमें आ गया है और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड इसमें गया है। क्योंकि ये जीन सेम थी तो कैपिटल ए एक इसमें आ गया, एक कैपिटल ए यहां आ गया, ये दिख रहा है सबको, स्मॉल ए एक ऊपर चला गया। तो ये जो दो सेल बने, ये दोनों सेल कैसे बने, जिनकी जीन सेम है। कैसे बने, जिनकी जीन सेम है। तो यहां पर कैपिटल डी, यहां स्मॉल डी, यहां कैपिटल डी, यहां स्मॉल डी। तो ये दो जो सेल बने, सबसे पहले ये दोनों सेल जो कौन से सेल हैं, डॉटर सेल हैं, ये जेनेटिकली सेम है। क्या मतलब होता है जेनेटिकली सेम, जीन सेम है, यस। दूसरा, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 6, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 6। तो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में सेम क्रोमोसोम है। अब एक जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इधर देखें, इस सेल में और इन दोनों में, तीनों में सेम क्रोमोसोम है, सही है या नहीं। इस बात में एक गड़बड़ है, इसमें और इन दोनों में सेम क्रोमोसोम है। अरे भाई एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सुनो ध्यान से भाई, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, ये एक सेल था, ये टूट के दो बन गया है। अब ये है नहीं कंपेयर करने के लिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। इसको इसके साथ कैसे कंपेयर करोगे जब ये टूट के दो में बन गया, नहीं समझ में आया। ये तीन सेल नहीं है, ये एक सेल है, उसके बाद ये दो सेल है। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, कहोगे जीन सेम है, सही है। अगर आप पहले नंबर देखते और बाद में नंबर देखो, नंबर सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। कल हम लोग माइटोसिस पूरा पढ़ रहे हैं, इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी, हाँ बेटा, प्लांट में है ना भाई। अब मुझे एक चीज तेरे से बस ये जाननी है, 40 सेल है डिवाइडिंग, तो क्या सारे एम फेज में होते, नहीं, कोई जीवन में होगा, कोई एस में होगा, कोई G2 में होगा, एम में होगा, पर हर एक जीवन फेज का सेल एस में एंटर कर रहा होगा। वास्कुलर कैम्बियम का मतलब है ऐसे ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जिसका हर एक जीवन फेज का सेल किस में एंटर कर रहा होगा, एस फेज में एंटर कर रहा होगा। अच्छा, अगर वास्कुलर कैम्बियम के कुछ सेल सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे हैं, इसका मतलब उसके कुछ सेल जीवन फेज से परमानेंट हो रहे हैं। समझ आ रहा है, वो ऐसे देखते हैं। कैम्बियम मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, वो किसी भी फेज में हो सकता है, पर वो सारे सेल जीवन से एस में जरूर एंटर करेंगे, इसका ये मतलब। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूं G2 से M में तभी जाएगा जब,
क्या होगा? जब सारी तैयारियां हो जाएंगी सेल डिवाइड करने की, ठीक है? सारी तैयारियां कौन सी है भाई? हाँ, बता जल्दी से। सारी तैयारियां कौन सी है? सारी तैयारी मतलब ट्यूबलिन प्रोटीन बना लेना, कुछ ऑर्गेनल डबल कर लेना बस, ठीक है? आपकी क्लास कितने बजे होती है? 12:15, ठीक है। कल बेटा एक बार माइटोसिस पढ़ेंगे, पर पूरा पढ़ेंगे, उसमें हो सकता है आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, चेंज हो गई जीन। ब्लू से क्या मतलब है? सिस्टर क्रोमेटिड, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है। कलर से मतलब नहीं, जीन देख, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। तीन कहाँ है? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अच्छा, तू कह रही है उसमें कलर चेंज कर दे? हाँ कर दे। कलर का क्या गड़बड़ है ना, उसको कर लियो। पानी दे दीजिए मुझे।